हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के कैप्सूल की, जो कि रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। सो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशंस एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये समझ के चलिए कि ये 100% आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। शॉर्ट में भी ये अक्सर पूछा जाता है और लॉन्ग में भी अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 इक्वेशंस लिखनी है मैथमेटिकल फॉर्म में पूरी, और उनका सिग्निफिकेंस भी लिखना है। तो पहली ये क्वेश्चन है वो होती है डेल डॉट डी इक्वल टू रो। ये गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को सिग्निफाई करती है, याद रखिएगा। which states that the electric flux over a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the surface। तो स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन में जो डाइवर्जेंस ऑफ डी होता है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बराबर होता है, ये आपको लिखना है। और इसमें सिग्निफिकेंस में गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको लिख के आना है। सेकेंड इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, जो कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को सिग्निफाई करती है। और इसमें स्टेटमेंट भी आपको इसमें लिख के आना होगा, जो कि है which states that the net magnetic flux through any closed surface is zero, which means existence of magnetic monopole is not possible। जो थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये कर्ल के फॉर्म में, कर्ल ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल टू दी माइनस डेवर वी बाई डेवर टी। माइनस का सिंबल स्टूडेंट्स लगाना मत भूलिएगा। इट रिप्रेजेंट्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर जो माइनस का सिंबल है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये लेंज के लॉ को रिप्रेजेंट करता है। जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो है कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये ड्राइव करने के लिए अक्सर पूछी जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को, और इट इज वैलिड फॉर बोथ स्टेडी एंड टाइम वेरिंग फील्ड्स, एंड it states that the magnetomotive force around a closed path is equal to the sum of conduction current and displacement current। तो यही इक्वेशन को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। क्या है, जे जो है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेवर डी बाई डेवर टी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों का सम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दोनों का ही यूज किया जाता है। यही मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। 2018 में भी स्टूडेंट्स ये पूछा गया है क्वेश्चन। सो याद रखिएगा, मैक्सवेल शोड दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम और इन डाइलेक्ट्रिक आल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने ये प्रूफ भी किया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है ये ऐड होना चाहिए एम्पियर्स के सर्किटल लॉ में। तो वहीं से इन्होंने ये कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का वेरीफाई भी किया था। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी आपको लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे लिखेंगे, अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू अ करंट which flows as long as the electric field is changing and produces the same magnetic effect as an ordinary current, which is known as the displacement current। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉज क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक ऐसी करंट के इक्वल होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट होती है, और वो तब तक रहती है जब तक चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिलता रहेगा। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता क्या है, उससे उसी अमाउंट का सेम मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, वैसा ही जैसा कि एक ऑर्डिनरी करंट में भी प्रोड्यूस होता है। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, एज कैपेसिटर चार्जेज और डिस्चार्जेज। It represents time varying electric field, hence we can say current between the plates of capacitor is called displacement current। इसको जनरली ID से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट डेंसिटी जो होती है वो JD से हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी JD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटर की जो बीच में जो प्लेट्स होती हैं
यहाँ जो प्लेट्स में मीडियम है कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो जाता है, और ये करंट फ्लो होने का कारण क्या रहता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके बीच में यहाँ पर मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाई मैक्सवेल प्रपोज्ड दैट एम्पियर्स लॉ रिक्वायर मॉडिफिकेशन। मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा कि एम्पियर्स का जो लॉ है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैक्सवेल ने स्टूडेंट्स याद रखिएगा अपने जब भी वो फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव कर रहा था तो उसको टाइम वेरिंग फील्ड के लिए एम्पियर का लॉ जो था वो वेरीफाई नहीं मिला होके, या कह सकते हैं कि वो वैलिड नहीं था। So, to resolve the paradox of charging capacitor, he proposed the concept of displacement current in addition to the Ampere's law. So, students हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सवेल को क्यों जरूरत पड़ी एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जो एम्पियर्स का लॉ था जिसमें केवल कंडक्शन करंट को इंक्लूड किया गया था वो वैलिड नहीं निकल रही थी। इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन हमने ऑलरेडी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में किया हुआ है। फोर्थ इक्वेशन स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है राइट अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो स्टूडेंट्स हमेशा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जरूर लिख के आइएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, डेवर रो बाई डेवर टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये क्या सिग्निफाई कर रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट सिग्निफाइज दैट द करंट diverging from a small volume must be equal to the rate of decrease of charge within the volume। ये जो डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाई गई है इसको हमने इस तरीके से जब लिखा है तो हमने इसको कहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है हमेशा वो किसके बराबर होगा, माइनस डेवर रो बाई डेवर टी के हमेशा इक्वल होता है। तो चाहे ऐसे फॉर्म में आप इक्वेशन को लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का सिग्निफिकेंस अब में आपको यही लिखना है। तो जब भी अगर सिग्निफिकेंस नहीं भी लिख के आ रहा है एग्जाम में तो भी आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये सिग्निफिकेंस लिख करके आना होगा। क्वेश्चन 5 जो कि स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्टली हर सेमेस्टर में आने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। सो स्टूडेंट्स पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसको जब भी आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं फॉर्मूले के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया, या ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। सो the amount of energy carried by plane electromagnetic wave is given by the Poynting vector। Poynting vector को P लेटर से शो करते हैं, और पॉइंटिंग थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो वहां से P इक्वल टू E क्रॉस H लिखा जाता है, और या कह सकते हैं P इक्वल टू EH साइन 90 मैक्सिमम एंगल की अगर हम बात करते हैं तो EH मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर को जरूर तैयार कर लीजिए, इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स स्टेट पॉइंटिंग थ्योरम, या इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में हमेशा आपको पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है सिग्निफिकेंस लिखते हुए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉइंटिंग थ्योरम सिग्निफाई दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पॉइंटिंग थ्योरम हमेशा याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिग्निफाई करती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन को इसका डेरिवेशन भी हमने कर रखा है लॉन्ग में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। सो इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे, इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट एनी पॉइंट product of electric field and magnetic field intensity H is a measure of rate of flow of energy एट दैट पॉइंट। सो मैथमेटिकली जब इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं तो ये लिखा जाता है P इक्वल टू E क्रॉस H, ये सभी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए P इक्वल टू लिख सकते हैं EH साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है तो P इक्वल टू EH यहाँ पे लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म से भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आपको एग्जाम में याद रखने के लिए आसानी भी रहेगी, और इसका डेरिवेशन भी जरूर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट इंटर्स अ कंडक्टिंग मीडियम। क्या होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम में एंटर करती है। तो हमेशा याद रखिएगा एक वर्ड है जो इसमें याद रखना है आपको स्पेशली, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
हमेशा अटेन्युएट हो जाती है जब भी वो कंडक्टिंग मीडियम में एंटर करती है। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिक्रीजेस एज वेव प्रोपोगेट्स डीपर इनटू मीडियम। और हम पढ़ भी चुके हैं जो अटेन्युएशन होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्किन डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 8 पूछा जा सकता है, डिफाइन स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो स्किन डेप्थ जिसे हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कहते हैं, कैसे लिखा जा सकता है, द डेप्थ एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ ईएम वेव रिड्यूसेस टू 1/e टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। वो डेप्थ जब किसी भी ईएम वेव का एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, तो ये डेप्थ क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ कहलाती है। इट इज अ मेजर ऑफ डेप्थ टू विच एन ईएम वेव कैन पेनिट्रेट द मीडियम, सो कॉल्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसका दूसरा नाम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी है, इसीलिए है क्योंकि ये उस मीडियम को पेनिट्रेट करती हुई जाती है। तो जिस मीडियम में जितना ज्यादा वो पेनिट्रेशन कर सकती है, वो उसकी लेंथ, उतनी लेंथ क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ। और इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, 1/अटेन्यूएशन कांस्टेंट। ये अटेन्यूएशन कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू रहती है। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट, जो कभी कभी पूछ लिया जा सकता है बट थोड़ा कम पूछा जाता है, राइट ईएम वेव प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ईएम वेव प्रोपोगेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट जो बीटा से देते हैं, नेपर पर मीटर इसकी यूनिट रहती है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है गामा, वेव वेलोसिटी है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है, E/H का जो रेशियो होता है। तो ये प्रॉपर्टीज प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। 2019 में भी ये पूछा गया है और ये बहुत सारे ईयर्स में पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईयर्स मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। सो कैसे इस इक्वेशन को लिखें, तो इसके लिए आपको मैक्सवेल की जनरल इक्वेशंस याद होनी चाहिए। उन जनरल इक्वेशंस में आप ये क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं कि रो की वैल्यू, यानी कि रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो 0 होती है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में किसी भी तरीके की कोई कंडक्शन करंट नहीं होती है, तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू भी वहां पर 0 होती है। सिग्मा 0 होगा तो जे की वैल्यू भी 0 होगी। और फ्री स्पेस के लिए जो फॉर्मूला होता है बी का, वो चलता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एच के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी डी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। सो स्टूडेंट्स, मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन से रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर ये 4 इक्वेशंस क्या याद रखनी है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू 0, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0। थर्ड है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डाइवर बी बाई डाइवर टी। और फोर्थ है कर्ल ऑफ एच इक्वल टू डाइवर डी बाई डाइवर टी। सो स्टूडेंट्स, याद रखना है केवल जो हमारी पहली इक्वेशन है ये, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है ये, इन दोनों में ही हमें चेंज मिला है। और जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 होती है ये सेम रहती है। किसकी तरह से, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस है मैक्सवेल की जनरल मीडियम के लिए, फ्री स्पेस के नहीं, वो सेम रहती है, याद रखना है इसको। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है, जिसमें ईएम वेव की इक्वेशंस की वेव इक्वेशंस निकालने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जो कि एकेटीयू फिजिक्स के सिलेबस में रेडिएशन प्रेशर जो टर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है कि डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बिल्कुल मैकेनिकल प्रेशर को एक्सर्ट करती है। और कैसे करती है या क्यों करती है, इसकी बात करें तो वी कैन से चेंज इन दी मोमेंटम। हमेशा याद रखिएगा, change in the momentum generates force and EM wave consists of momentum due to the quantum mechanical nature। जो EM wave का quantum mechanical nature है, इसकी वजह से ही जो change in momentum होता है उससे force generate होता है, और उसी force की वजह से हम कह सकते हैं कि EM wave में radiation pressure exist करता है, या ये कहें कि EM wave जो होती है वो मैकेनिकल प्रेशर को exert करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 स्टूडेंट्स पूछा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपीडेंस ऑफ वेव। 2019 में ये आया हुआ भी है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसको। सो वेव इंपीडेंस, जिसको ऐसे ही पूछा सकता है रेडिएशन इंपीडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज।
दैट इज ई बाई एच। तो याद रखना है स्टूडेंट, जो इसको जेड लेटर से शो करते हैं, और ई अपॉन एच का जो रेशियो होता है यही हमारा इम्पिडेंस ऑफ ईएम वेव कहलाता है। और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में होती है, जिसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 377 ओम के बराबर कैलकुलेट होकर के निकलती है। तो जो न्यूमेरिकल में भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ईएमएफटी का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो कि पूछा सकता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म प्लेन वेव। सो प्लेन वेव और इसके साथ में वर्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म, मींस एक समान, एक जैसा। तो याद रखना है इसकी डेफिनेशन को बनाते समय, यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जब भी कोई वेव ईएम वेव प्रोपोगेट करती है तो उसमें ई और एच हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी ये परपेंडिकुलर रहते हैं। इस तरीके से आप ये फिगर भी एग्जाम में बना के आ सकते हैं, और 2 मार्क्स में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है यूनिफॉर्म प्लेन वेव का। तो एकेटीवी फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, जिन भी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस इसी तरीके का है, तो उनमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस की है। इन्हीं 13 क्वेश्चंस में से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। जल्दी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट कैप्सूल कोर्स के साथ, और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।